नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक आतंकवादी की मौत ने अचानक भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच तूफान ला दिया है। नौबत यहां तक आ गई है कि कनाडा में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर उन्हें सतर्क रहने को कहा है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में कनाडा में कई धरने प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। लेकिन इन सब के बीच खुद कनाडा की नजर इस वक्त 5 आइज पर है। इस एक आतंकवादी की मौत ने भारत और कनाडा के रिश्तों में ऐसी तल्खियां ला दी हैं कि दोनों देशों को अपने अपने देश से राजनयिक तक निष्कासित करने की नौबत आ गई। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 3 महीने पहले 18 जून को कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 3 महीने पहले किसी ने नहीं सोचा था कि 3 महीने बाद इसी निज्जर के कत्ल की गूंज कनाडा के पार्लियामेंट में गूंजेगी। पर निज्जर की हत्या का मामला न सिर्फ कनाडाई पार्लियामेंट में उठा, बल्कि खुद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस मुद्दे को उठाया। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जस्टिन ट्रूडो और उनकी विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा वो किसी ने नहीं सोचा था। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने निज्जर की हत्या के लिए सीधे सीधे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदार ठहरा दिया। न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया, बल्कि रॉ के हाथों निज्जर की हत्या का हवाला देते हुए कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास के एक सीनियर राजनयिक को अपने देश से निष्कासित भी कर दिया। जवाब में भारत सरकार ने कनाडा के इन आरोपों को बेतुका बताते हुए नई दिल्ली में मौजूद कनाडाई दूतावास के एक सीनियर राजनयिक को निष्कासित कर दिया। पर यह मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है, न ही दोनों देशों के बीच जारी तनाव खत्म हुआ है। दरअसल कनाडा ने भारतीय खुफिया एजेंसी पर इल्जाम लगाते हुए ये कहा है कि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 महीने की तफ्तीश के बाद उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे। हालांकि ये सबूत कनाडा ने भारत को नहीं दिए, नहीं दिखाए, इसलिए सबूत बिना देखे ये नहीं कहा जा सकता कि सच्चाई क्या है। कनाडा दुनिया के उन 5 देशों में से एक है जिनकी खुफिया एजेंसियों का अपना एक और ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम 5 आइज है। ये 5 आइज कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देशों की खुफिया एजेंसियों का एक समूह है। 5 आइज के गठन का मकसद ही यही है कि अगर कभी इन 5 देशों के अंदर ऐसा कुछ भी गलत हो तो ये 5 देश अपनी अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए एक दूसरे की मदद करेंगे, उन्हें जरूरी सूचना और सबूत देंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कनाडा निज्जर के कत्ल से जुड़े सबूत 5 आइज के साथ साझा करेगा, यानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर उसने जो इल्जाम लगाया है उससे जुड़े जरूरी सबूत वो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ शेयर करेगा। जाहिर है 5 आइज की टीम में खासकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के पास मजबूत खुफिया एजेंसियां हैं, जैसे CIA और MI6। अब अगर बात 5 आइज तक जाती है तो जाहिर है निज्जर के कत्ल से जुड़े सबूतों का सच भी सामने आ जाएगा। हालांकि अभी तक निज्जर की हत्या से जुड़े सबूतों को लेकर 5 आइज के दखल की कोई बात सामने नहीं आई है। इसकी एक वजह यह भी है कि खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं। तो निज्जर मामले में 5 आइज की भूमिका क्या होगी, कैसी होगी, ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये 5 आइज है क्या बना, इसका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, एक देश की खुफिया एजेंसी दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर कैसे जरूरी सूचनाएं या सबूतों को शेयर कर सकती हैं। चलिए 5 आइज की पूरी कहानी समझते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, 5 आइज मतलब 5 आंखें, यानी 5 देशों की आंखें। लेकिन इससे पहले कि इन 5 देशों की खुफिया आंखों के इस संगठन की नींव रखने से लेकर इसके काम करने के पूरे तौर तरीके को समझें, आइए इसे जानने की शुरुआत एक वाकये से करते हैं। आपको याद होगा साल 2021 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में कुछ वनडे और T20 मैचों की सीरीज खेलने आई थी। पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों की वजह से ज्यादातर देश वहां क्रिकेट खेलने से भी परहेज करते हैं, मगर 2021 में न्यूजीलैंड ने वहां सीरीज खेलने के लिए हामी भरी थी और 33 मेंबर्स की टीम पाकिस्तान पहुंच भी गई थी।
लेकिन 17 सितंबर को रावलपिंडी में पाकिस्तान के साथ अपना पहला वनडे मैच खेलने से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और होटल से ही वापस अपने देश न्यूजीलैंड लौट गई। जाहिर है तब न्यूजीलैंड के इस फैसले पर काफी बवाल मचा था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे लेकर सवाल खड़े किए थे। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने सीधे न्यूजीलैंड के पीएम से भी बात की थी, लेकिन तब न्यूजीलैंड के पीएम ने इसे फाइव आइज से मिले एक खुफिया इनपुट का हवाला देकर अपनी टीम को मैच खेलने की इजाजत देने से मना कर दिया था। तब न्यूजीलैंड ने कहा था कि उन्हें फाइव आइज से ये जानकारी मिली है कि होटल से निकलने पर न्यूजीलैंड की टीम पर आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों ने तब ऐसी किसी बात से इनकार किया था, लेकिन न्यूजीलैंड टस से मस नहीं हुआ और तब होटल से टीम को सीधे रावलपिंडी एयरपोर्ट और वहां से अबू धाबी होते हुए न्यूजीलैंड के लिए रवाना कर दिया गया। साफ है फाइव आइज के ये सदस्य देश इस संगठन के इनपुट पर काफी हद तक आंख मूंद कर यकीन करते हैं और इससे मिलने वाली किसी भी जानकारी को हल्के में नहीं लेते। अब बात फाइव आइज के जन्म और कर्म की। जानकारी के मुताबिक फाइव आइज की शुरुआत आज से 82 साल पहले 1941 में हुई थी। तब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी और अलग अलग देश अपने अपने तरीके से दूसरे देशों की जासूसी किया करते थे। लेकिन उन्हीं दिनों ब्रिटेन और अमेरिका ने पहली बार खुफिया इनपुट साझा करने की शुरुआत की और ये तय किया कि उन्हें सोवियत संघ से जुड़ी जो भी जानकारी मिलेगी वो आपस में एक दूसरे के साथ उसका आदान प्रदान करेंगे। आगे चलकर उन्होंने इस काम में कनाडा को भी अपने साथ ले लिया और फिर कुछ सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। हालांकि बाद में फाइव आइज को 6 आइज, फिर 9 आइज में और फिर 14 आइज में बदलने की भी बातें होती रही, जिनमें एक एक कर फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन जैसे देशों को भी शामिल करने पर चर्चाएं हुई। यहां तक कि एक मौके पर नॉर्थ कोरिया और भारत को भी इस जासूसी संगठन का मेंबर बनाने की बात उठी थी। लेकिन ये सारी बातें कभी सिरे नहीं चढ़ पाई और 1941 से लेकर अब तक फाइव आइज अपने तरीके से लगातार काम कर रहा है। अब बात फाइव आइज के कुछ अहम ऑपरेशंस और उसके नतीजों की। मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, उनकी फिल्म भी देखी होगी। एक वक्त पर दुनिया में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन बाद में चार्ली चैपलिन पर अपने फिल्मों के जरिए कम्युनिज्म को बढ़ावा देने का इल्जाम लगा और ब्रिटेन ये मानकर चलने लगा कि वो सोवियत संघ के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसके बाद MI6 और FBI जैसी एजेंसियों ने उनकी जासूसी शुरू की और एक दूसरे से इनपुट शेयर किए। आगे चलकर MI6 ने विख्यात दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की भी जासूसी की। नेल्सन मंडेला चूंकि रंगभेद विरोधी आंदोलन चला रहे थे, ब्रिटेन को उनसे ज्यादा दिक्कत थी और तब ब्रिटेन और अमेरिकी एजेंसियों ने न सिर्फ उनकी जासूसी की बल्कि 1962 में उन्हें गिरफ्तार कर लोकल एजेंसियों के हवाले भी कर दिया। इसी तरह फाइव आइज ने आगे चलकर ईरान के बड़े नेता और धार्मिक गुरु अयातुल्ला खुमैनी की भी जासूसी की, क्योंकि खुमैनी अमेरिका के हितों के आड़े आ रहे थे। कहते हैं कि फाइव आइज ने जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मर्केल और यहां तक कि ब्रिटेन की राजकुमारी डायना का भी पीछा किया था कि कहीं वो राज परिवार की सीक्रेट का किसी गैर के सामने खुलासा न कर दे। लेकिन धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ फाइव आइज की सक्रियता कम होने लगी और इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच इनपुट शेयरिंग में भी कमी आ गई। लेकिन फिर जैसे ही अमेरिका पर 9/11 का टेरर अटैक हुआ, अमेरिका को फिर से फाइव आइज की जरूरत महसूस होने लगी और उसने एक बार फिर से अगुवाई करते हुए फाइव आइज को जिंदा किया और मीटिंग्स के साथ साथ इनपुट शेयरिंग के नए दौर की शुरुआत हुई। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर के जिन देशों में भारतीय छात्रों की तादाद सबसे ज्यादा है, उनमें से एक कनाडा है। इस वक्त कनाडा में करीब 2 लाख से भी ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कनाडा की कुल 3.5 करोड़ की आबादी में लगभग 24 लाख भारतीय रह रहे हैं। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जो मौजूदा रिश्ते हैं, उसे देखते हुए अब भारतीय सरकार ने कनाडा में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत को लेकर भारत और कनाडा के दरमियान बढ़ी तल्खी के बीच भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीयों से सावधान रहने की अपील की है।
भारत पर निज्जर के कत्ल का बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाने के बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पहले फाइव आईज के बहाने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को साथ लाने की कोशिश की और अब उनकी नाक के नीचे 25 सितंबर को कनाडा में भारतीय दूतावास के सामने खालिस्तानी रैली करने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है मामला बेहद संवेदनशील है, इससे हिंसा की आशंका है और भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीयों से सावधान रहने की अपील की है। कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वहां रहने वाले भारतीय छात्र सावधानी से काम लें, एक जगह से दूसरी जगह सफर करने से बचें। विदेश मंत्रालय की इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को उन जगहों से दूर रहने की सलाह दी गई है जहां हिंसा की घटनाओं की संभावना ज्यादा है। इस बीच भारत ने दुनिया भर में फरारी काट रहे कुल 43 आतंकियों और गैंगस्टर की लिस्ट और उनकी तस्वीरें जारी की हैं। शुभनीत के शो मुंबई के अलावा बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, लुधियाना और चंडीगढ़ जैसे शहरों में होने वाले थे। कल ही एक प्रायोजक कंपनी बोट ने ये कहते हुए शुभनीत के कंसर्ट से अपना नाम वापस ले लिया कि उसके लिए देश पहले है, बाकी चीजें बाद में। वो एक खालिस्तान प्रेमी के कंसर्ट का प्रायोजक नहीं बन सकता। भारत की एकता और अखंडता के शत्रु खालिस्तानी समर्थकों का भारत में कोई स्थान नहीं। देश को तोड़ने की साजिश करने वाले कैनेडियन सिंगर शुभ को हम भारत में महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरती पर मुंबई में हम उसे परफॉर्म करने नहीं देंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के एक शिष्टमंडल ने शांतिपूर्वक तरीके से मुंबई पुलिस को, आयोजक परसेप्ट कंपनी, आयोजक टीम इनोवेशन और कॉर्डेलिया क्रूज मैनेजमेंट को हमने शो को निरस्त करने का ज्ञापन दिया है। अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो आयोजकों को हमारे विरोध का सामना करना होगा। आज मैं मुंबई के युवाओं से अपील करता हूं कि इस देशद्रोही कैनेडियन सिंगर को सुनने से अच्छा आप अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाए और इस शो को बॉयकॉट करें। 2 दिन पहले ही विराट कोहली ने शुभनीत के इंस्टाग्राम अकाउंट को अनफॉलो किया था। मार्च 2023 में शुभनीत ने विवादित पोस्ट तब किया था जब पंजाब पुलिस वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही थी। इस पोस्ट पर विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गैर जिम्मेदाराना बयान से तनाव और बढ़ गया, जिसमें उन्होंने एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश की क्राइम की खबरें आप देख और सुन सकते हैं क्राइम तक इंटरनेशनल पर, वो भी इंग्लिश में। तो यूट्यूब पर जाएं और क्राइम तक INT टाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल वारदात में इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।